आज का टॉपिक है भारत में मानव पूंजी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। इस वीडियो में मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी मानव पूंजी निर्माण कौशल निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में विनियोग किया जाता है ताकि देश जनशक्ति, योग्यता, प्राविधिक विज्ञान और कुशलता की दृष्टि से विशिष्टता प्राप्त कर सके। मानव पूंजी शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों ही अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करना है, जबकि व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने से लगाया जाता है। मानव पूंजी ऐसे व्यक्तियों का स्टॉक है जो अपनी शिक्षा, कौशल आदि के साथ देश की उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादकीय योगदान करते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में महत्व। सबसे पहला महत्व है इसका आर्थिक विकास की क्रियाओं का संपादन। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवीय संसाधन जो कार्य संपादन करते हैं उनमें है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, पूंजी निर्माण, उत्पादकता में वृद्धि और वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करना। दूसरा महत्व है उत्पादकता व कुशलता में वृद्धि। देश के निवासियों की उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि पर खर्च किया जाए ताकि मानवीय संसाधनों में गुणात्मक सुधार हो सके। तीसरा महत्व है आर्थिक विकास की गति। आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए देश को प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों, डॉक्टर्स, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, प्रबंधकों, कलाकारों, शिल्पकारों, लेखकों आदि की आवश्यकता होती है। ये सब मानवीय पूंजी के ही अंग हैं। अगला जो इसका आर्थिक विकास में महत्व है वो है लाभपूर्ण रोजगार। मानव पूंजी निर्माण का लक्ष्य है उत्पादक साधन के रूप में मानव में आवश्यक दक्षता का निर्माण करके उसे लाभपूर्ण रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना। इस प्रकार मानवीय पूंजी निर्माण लाभपूर्ण रोजगार सृजित करने का एक माध्यम है। इसी तरह से श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम शक्ति का सामाजिक व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। छठा है औद्योगिकरण का विस्तार। अर्धविकसित देशों में औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए मानव पूंजी निर्माण में खर्च करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत। मानवीय पूंजी निर्माण के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। तो इस तरह से मानवीय पूंजी निर्माण के दो स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में है विशिष्ट प्राविधिक संस्थानों की स्थापना व उनमें शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो इस तरह से बौद्धिक पूंजी निर्माण के आंतरिक स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला तो हो गया विशिष्ट प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना और उनमें शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, औद्योगिक संस्थाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आज लगभग सभी अल्पविकसित देशों में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे टेक्निकल और पॉलीटेक्निकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना की जा रही है। भारत में भी इस संबंध में काफ़ी प्रगति हुई है। दूसरा है बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत से आशय देश की श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी या प्राविधिक ज्ञान का उपयोग करना है। विदेशी कौशल के आयात के
मुख्यतः 4 रूप हो सकते हैं। सबसे पहला, विदेशी टेक्नीशियन को देश में नियुक्त करना। ये नियुक्ति स्थायी और अस्थायी आधार पर हो सकती है। दूसरा है अल्पकाल के लिए विदेशों से प्रशिक्षित व्यक्तियों को आमंत्रित करना। इसके लिए अपने देश में दूसरे देशों से ट्रेंड व्यक्तियों को बुलाया जाता है और वो जो अपने देश के लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको ट्रेनिंग देकर उनके जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तीसरा है श्रमिकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना। और चौथा, विदेशी श्रमिकों को देश में प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से मानवीय पूंजी निर्माण के अंतर्गत ये आंतरिक और बाहरी स्रोत हैं। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के संकेत के रूप में मानव विकास सूचकांक की धारणा का प्रतिपादन यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वर्ष 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में किया था। तब से अब तक यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रतिवर्ष एक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों का मानव सूचकांक के स्तर पर श्रेणीकरण करती है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य निकालने के लिए 3 सूचकों को लिया जाता है। मानव विकास सूचकांक या इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI भी कहते हैं। तो ये सूचकांक निकालने के लिए 3 सूचकों को लिया जाता है। सबसे पहले है दीर्घायु। इसे जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा द्वारा नापा जाता है, जिसे वर्तमान में अर्थशास्त्रियों द्वारा न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष तक दर्शाया जा रहा है। दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियाँ। शैक्षणिक उपलब्धियाँ से मतलब कि उस देश में प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है और सकल नामांकन दर कितनी है। तीसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या आय। इसके द्वारा लोगों की क्रय शक्ति या वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने की शक्ति या व्यक्तियों का जीवन स्तर मालूम किया जाता है। तो इस तरह से मानव विकास सूचकांक का मूल्य निकालने के लिए 3 सूचकों को लिया जाता है। पहला दीर्घायु, दूसरा शैक्षणिक उपलब्धियां और तीसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या आय। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, टेक्नोलॉजी एवं स्वास्थ्य पर जो व्यय किया जाता है उसका यहाँ पे पूरा विवरण दिया हुआ है। जैसे ये योजनाएं दी हैं कॉलम में, दूसरे में कुल व्यय का प्रतिशत। जैसे जो पहली योजना थी उसमें कुल व्यय का 7.6% जो है शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। इसी तरह से 5वीं योजना में 6.3% खर्च किया गया, 9वीं में 5.2% खर्च किया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6.3% शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना और मानव संसाधन विकास। 12वीं योजना में मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा के विस्तार पर बहुत अधिक बल दिया गया। जैसे सभी स्तरों की शिक्षा, चाहे प्राथमिक है, माध्यमिक है या उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता लाने पर विशेष बल दिया गया। इसी तरह से इस योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा का माध्य मूल बढ़ाकर 7 वर्ष तक लाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए केंद्रीय सहायता में वृद्धि की गई। इसी तरह से समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता को उच्च प्राथमिकता दी गई। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए, सर्वव्यापी मतलब सबको मिले ये शिक्षा, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान को प्रोत्साहन दिया गया। इसी तरह से लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। भारत में मानव पूंजी का निम्न स्तर होने का जो कारण है, इसमें सबसे पहला है निम्न उत्पादकता।
मानव पूंजी में सुधार के लिए जो खर्च किया जाता है उसके बदले में तत्काल ही आय प्राप्त नहीं होती, बल्कि इस प्रकार के लाभों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। अतः इस तरह के खर्च को अनुत्पादक विनियोग समझा जाता है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। भारत में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है तथा जनसंख्या पहले से ही बहुत अधिक है। इतनी अधिक जनसंख्या के विकास के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। भारत जैसे गरीब देश के लिए इतने साधन की व्यवस्था करना संभव नहीं है। तीसरा है रूढ़िवादिता। भारत में जो रूढ़िवादिता यहाँ पे फैली हुई है, इसके कारण तकनीकी ज्ञान को अपनाने, उसे लागू करने में बाधक सिद्ध होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न बना रहता है। चौथा है, मानव पूंजी निर्माण एक सतत और लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा और प्रशिक्षण में बहुत लंबा समय लगता है। पांचवा है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं यहाँ पे अभी भी। इच्छा शक्ति का अभाव। भारत में अभी भी लोगों में अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का या उसको सुधारने की इच्छा नहीं है। निजी क्षेत्र की उदासीनता। मानवीय साधनों में निवेश का फल काफ़ी देर बाद मिलता है, इसलिए निजी क्षेत्र इसके विकास में कोई रुचि नहीं लेता। अगला है, मानवीय साधनों के आयोजन का अभाव। मानव साधनों के उचित आयोजन के अभाव से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मानवीय साधनों की मांग तथा पूर्ति के मध्य कोई विशेष संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत अधिक क्षेत्रीय विषमताएं हैं। मानवीय संसाधन विकास का आवश्यक घटक। शिक्षा जो है ये मानवीय संसाधन विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्ति को एक संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है उस पर विनियोग किया जाए। यह व्यय शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, उपयुक्त भोजन, उचित आवास की व्यवस्था पर किया जाता है। शिक्षा मानवीय संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व है। शिक्षा से अभिप्राय लोगों के पढ़ने लिखने या समझने की योग्यता से होता है। मानवीय क्षमताओं में सुधार के लिए दो तरह का विनियोग आवश्यक है। पहला है स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी। दूसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण पर खर्च। इन पर खर्च होने से व्यक्ति का कौशल बढ़ता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्यक्ति के कौशल और ज्ञान में वृद्धि से व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ेगी। शिक्षा का महत्व। मानव पूंजी के विकास में शिक्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि यह लोगों की मानसिक क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व साक्षरता का महत्व हम ये निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला है, लोगों के मानसिक स्तर को बढ़ाती है। दूसरा, लोगों के व्यवहार और प्रवृत्ति को आधुनिकीकृत करती है। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास करती है। चौथा, कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का उत्पादन करती है। पांचवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। इसी तरह से छठा है, साक्षरता और शिक्षा से जन्म दर और मृत्यु दर प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से शिक्षा पर जो खर्च होता है वो मानवीय साधनों में एक उत्पादक व्यय है। उत्पादक व्यय इसलिए कहते हैं, शिक्षा से कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। भारत में शिक्षा का विकास। 1976 से पहले शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व संभाल लिया है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास का अध्ययन हम इन शीर्षकों में कर सकते हैं। पहला है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से मतलब है प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो है ये इसके अंतर्गत आती है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जिसमें पहला है सर्व शिक्षा अभियान।
इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। और दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू की गई। 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मार्च 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार के लिए जो संस्थाएं हैं, इसमें नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हैं और साथ ही माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया। इसी तरह से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों का मान्यता प्राप्त होना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। तकनीकी, मेडिकल और कृषि शिक्षा। सन 1951 के बाद व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार हुआ है और प्रौढ़ तथा स्त्रियों की शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। भारत की शिक्षा प्रणाली में दोष। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें मुख्य दोष है निम्न ग्रामीण पहुंच स्तर। शिक्षा की पहुंच अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाई है, पूरी तरह से नहीं हो पाई है। दूसरा है निम्न नामांकन अनुपात। इसका मतलब है हमारे जो विद्यालय हैं उनमें अभी बच्चों का 100% नामांकन नहीं हुआ है। तीसरा है व्यापक निरक्षरता। पिछले वर्षों के दौरान साक्षरता में वृद्धि तो हुई है, लेकिन फिर भी साक्षरता का प्रतिशत जो है ये बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। अभी भी भारत में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। इसी तरह से विद्यालय छोड़ना एक कारण दोष है इसका शिक्षा प्रणाली का। बहुत से बच्चे विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं। 2001 में विद्यालय छोड़ने का अनुपात प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय में 40.7% और 53.7% था। अगला जो दोष है निजीकरण। शिक्षा के निजीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। निजी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश बहुत महंगा होने के कारण निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन हो गया है। छठा है असंतुलित विकास। हमारी शिक्षा प्रणाली असंतुलित रही है। एक और यहाँ पर पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम में उच्च स्तर की शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी ओर सरकार द्वारा चलाए गए अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल निम्न स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शैक्षिक विकास में विभिन्नता। हमारे देश में शिक्षा के विकास में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। इसी तरह से परीक्षा प्रणाली को सुधारने की ज़रूरत है और कुछ अन्य तरह की समस्याएं जो आ रही हैं उनको दूर करना आवश्यक है। मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर। मानव पूंजी शिक्षा स्वास्थ्य के घटकों को सम्मिलित करते हुए श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक साधन है, जबकि मानव विकास साध्य है। मानव पूंजी निर्माण वस्तुतः मानव विकास के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार मानव पूंजी और मानव विकास के घटक परस्पर पूरक हैं। मानव पूंजी साधन है क्योंकि व्यक्ति के कौशल, ज्ञान, प्रशिक्षण का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में होता है। मानव विकास एक लक्ष्य है जिसका अभिप्राय व्यक्तियों में अच्छी शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करना होता है। तो इस तरह से मानव पूंजी और मानव विकास एक दूसरे के पूरक हैं। मानव पूंजी देश के व्यक्तियों में निहित कौशल और उत्पादकीय ज्ञान का स्टॉक मानव पूंजी कहलाता है। तो इस तरह से पूरे वीडियो में मानव पूंजी निर्माण, मानव विकास, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की। संक्षेप में देखिए, इसमें मानव पूंजी देश के व्यक्तियों में निहित कौशल और उत्पादकीय ज्ञान का स्टॉक मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी निर्माण
मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया मानव पूंजी निर्माण कहलाती है। मानव विकास एक लक्ष्य है जिसका अभिप्राय अच्छी शिक्षा तथा अच्छा स्वास्थ्य देकर व्यक्तियों का विकास करना है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत: पहला, स्वास्थ्य पर व्यय; दूसरा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय; तीसरा,